नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबकी प्यारी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे। और आज के इस लाइव सेशन में दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स लिबर्टी पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 और गुजकेट 2025 के लिए आप सब लोगों ने जो डिमांड की थी लिबर्टी पेपर सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके सभी दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों, स्टार्ट कर दे आज के हमारे सेशन को। चलो दो, वेलकम बच्चा पार्टी, राधे राधे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लिबर्टी पेपर सेट नंबर 2 फॉर द इंग्लिश मीडियम क्लास 12 फिजिक्स। क्लियर? सेशन स्टार्ट कर दे। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू नंबर 1। जब भी आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो सभी जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उसका एक नोट बनाना जरूरी है, जिसमें आप सभी क्या लिखना है तो कि सभी के चैप्टर के फॉर्मूला लिखे हुए होने चाहिए। क्लियर? जिससे पता चले कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, किस तरह यूज करना है, ताकि आप 1 घंटे में ये 1 से 50 एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर सके। नाउ स्टार्ट करें। पहला एमसीक्यू है हमारा, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट इज। कैसे सोल्व करें, पहला इसका एक डेमो देख लीजिए। क्लियर? जो भी कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू है किस तरह सोल्व होते हैं उसका एक डेमो यहां पे हम पहले ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है हमें करंट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। तो यहां ये हमारा हो गया गिवन डेटा। करंट पहले दिया गया है I1 कितना है 5 एम्पियर, देन हो रहा है I2 कितना 0 एम्पियर, तो करंट कम हुआ। क्लियर? नाउ कितने सेकेंड में कम हुआ तो dt, ये टाइम ड्यूरेशन है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं dt से। 0.1 सेकेंड में कितना वोल्टेज दिया था तो कि 200 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है तो कि सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है इस सर्किट का। क्लियर? तो फ्रॉम द इक्वेशन या तो फॉर्मूला किसने दिया था, फेराडेज ने कौन सा फॉर्मूला दिया था यहां पे हमें तो कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर? नाउ मेक अ सब्जेक्ट L, तो L इज इक्वल टू व्हाट तो माइनस E अपॉन डी आई बाई डी टी। यस और नो? तो L इज इक्वल टू व्हाट तो L इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी टी अपॉन डी आई। नाउ L इज इक्वल टू माइनस E डी टी अपॉन यहां पे बनेगा फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डी आई मीन्स व्हाट, चेंज इन करंट। क्लियर? तो चेंज इन करंट हमें दिया गया है 5 टू 0 एम्पियर, तो I2 माइनस I1 चेंज इन मीन्स व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। तो फाइनल करंट इज व्हाट I2 एंड इनिशियल करंट इज व्हाट I1। तो पुट द ऑल डेटा फ्रॉम द गिवन डेटा। यस और नो? तो L इज इक्वल टू माइनस 200 इंटू 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 0 माइनस 5। तो यहां पे L जो आ चुका है हमारा माइनस 20, 200 मल्टीप्लाई विथ 0.1 डिवाइडेड बाई माइनस 5। तो L इज इक्वल टू 4। इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो कौन सा है तो हेनरी। तो यहां आंसर हम ला चुके हैं इस एमसीक्यू का, कितना हो गया है 4 हेनरी। ऑप्शन बी इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह, तो यहां दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा लिखते हैं, देन आफ्टर हम शॉर्टकट वे अपनाएंगे। क्या दिया गया है तो कि C कितना दिया गया है 60 माइक्रो फेराडे। तो इसको कन्वर्ट करो फेराडे में, तो 6 इंटू 10⁻⁵ फेराडे हो जाएगा। यस और नो? कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। 110 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, 60 हर्ट्ज के साथ। 60 हर्ट्ज क्या है तो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। तो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो F, बट यहां कुछ एक वर्ड यूज किया है सप्लाई।
जब भी सप्लाई से हमें क्या मिले, करंट मिले, वोल्टेज मिले, तो सप्लाई या तो सोर्स, इसका दूसरा सिनोनिम्स क्या है, सोर्स। तो सोर्स लिखा हो, सप्लाई लिखा हो, तो यहां जो वोल्टेज दिए जाए हैं हमको, वो वोल्टेज किस वैल्यू में लेने हैं हमें, आरएमएस। क्योंकि सप्लाई से जो वोल्टेज आते हैं वो क्या होते हैं, एसी वोल्टेज होते हैं, और एसी वोल्टेज इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हर टाइम वो क्या रहते हैं, चेंज। तो उसकी कौन सी वैल्यू लेनी पड़ती है, तो कि VRMS। कौन सी वैल्यू लेनी पड़ती है हमें, VRMS वैल्यू लेते हैं हम। नाउ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो हमें फाइंड करनी है RMS वैल्यू ऑफ करंट। IRMS इज क्वेश्चन मार्क। दिस AC सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। क्लियर, ओनली कैपेसिटर मौजूद है इस एसी सप्लाई में, तो इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव, ओनली प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं इसको। नाउ तो करंट का फॉर्मूला इसमें आएगा क्या, तो कि IRMS इज इक्वल टू VRMS, और यहां जब भी करंट फाइंड करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखना जरूरी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज व्हाट, XC। नाउ IRMS इज इक्वल टू VRMS divided by XC is what, 1 upon omega C। now तो IRMS क्या आ गया, तो IRMS is equal to VRMS into omega C। तो IRMS is equal to omega is what, 2 pi f, आगे ले लिया हमने, into C into VRMS। put the all data from the given data, तो IRMS is equal to what, तो IRMS into 2 into 3.14, F 60, C is what, 6 into 10 raised to minus 5, and voltage VRMS is what, 110. By the solving this step, simple calculation method, we got answer 2.49 ampere। कितना आंसर मिलेगा हमें, 2.49 एम्पियर। तो यहां पे आंसर आपका जो आ सकता है वो कौन सा है, सी इज राइट आंसर। क्लियर, यस और नो। आगे देखें हम, इन LCR सर्किट पावर डिसिपेटेड सर्किट। तो LCR सर्किट पूरा दिया गया है आपको कि LCR सर्किट में पहले रेजिस्टेंस है, फिर कैपेसिटर है, ओके, एंड देन इंडक्टर है, जो भी है सीरीज कनेक्शन में है। तो पावर किस में मिलेगा, इसमें पावर मिलेगा, इसमें पावर होगा, इसमें पावर होगा, किस में हो सकता है पावर, तो पावर डिसिपेटेड इन ओनली रजिस्टर, इन ओनली रजिस्टर। तो यहां पे जो आंसर है ये नॉलेज बेस्ड है, तो यहां पे जो पावर डिसिपेटेड होता है वो किस में होता है, ओनली रजिस्टर में होता है, और सी और एल में पावर लॉस होता नहीं है। क्लियर। नाउ आगे, अब 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो गिवन डेटा लिखे हम, C इज इक्वल टू 15 माइक्रोफेराड, माइक्रो को हम रिमूव करें तो 10⁻⁻⁶ फेराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, एंड 50 हर्ट्ज। यहां दूसरा सिनोनिम्स यूज किया है, सप्लाई की जगह क्या यूज किया है, सप्लाई को रिप्लेस करके यहां लिखा है सोर्स। जब भी ऐसी बात होती है, सोर्स लिखा होता है या तो सप्लाई होता है, तो जो भी वोल्टेज दिए जाते हैं, आगे के क्वेश्चन में ही बताया, वो कौन से लेने हैं, VRMS लेने हैं। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है F। देन फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, देन फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वी हैव सिंपल फॉर्मूला फॉर द XC, XC इज इक्वल टू व्हाट, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई f, ओमेगा को रिप्लेस करा हमने किससे, 2 पाई f से। ओके, पुट द ऑल डेटा फ्रॉम द गिवन डेटा इन दिस इक्वेशन, तो 1 अपॉन 2 पाई को डायरेक्ट ले लो, 6.28। ओके, नाउ f कितना दिया गया है, 50, एंड देन c कितना लेना है हमें, तो क्या 15 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, सिंपल कैलकुलेशन मेथड है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 212। एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है ये रेजिस्टेंस की तरह ही होता है,
तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ही होता है। तो यहां आपको आंसर मिल चुका है। कौन सा है आंसर? 212 ओहम। लास्ट में देखना यहां पे ओहम सिंबल दिया गया है। नाउ आगे देखें, अ चार्ज 30 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन डेटा फ्रॉम दिस एमसीक्यू। अ चार्ज 30 माइक्रोफेराडे, तो C दिया गया है यहाँ, C कैपेसिटेंस 3 इंटू 10⁻⁻5 फेराडे, क्लियर, इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। तो इसका इंडक्टेंस दिया गया है L, तो L इज इक्वल टू 27 इंटू 10⁻³ हेनरी। कन्वर्ट करके लिखना है कि सभी जो एमसीक्यूज होते हैं एसआई यूनिट में कैलकुलेट होते हैं। नाउ देन फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? तो F फाइंड करनी है, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ वी हैव द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/√2 पाई LC, 1/√2 पाई LC। तो F इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC आता था, तो हमने ओमेगा को लिखा 2 पाई F, 2 पाई हमने कहा ले लिया है 1 के नीचे डिनोमिनेटर में। नाउ तो 1/2 पाई मीन्स व्हाट? 6.28 √L। L कितना है? L यहां आ गया है हमारे पास 27 इंटू 10⁻³ एंड C कितना है यहाँ पे हमारे पास? 3 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आंसर आएगा 1/6.28 इन √27 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 81 इंटू 10⁻⁸। नाउ तो आंसर आ चुका है हमारे पास कि 1/6.28, 81 का रूट निकलेगा 9 और 10⁻⁸ का रूट निकलेगा 4। बाय द सॉल्विंग दिस स्टेप यूजिंग सिंपल कैलकुलेशन मेथड, तो आंसर यहां पे आपका जो आएगा वो कितना आएगा? 176.9 हर्ट्ज। क्लियर? तो ये याद रखना है। तो आंसर हमारा यहां पे कौन सा है? ये वाला बी ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? यहां राइट आंसर आ गया। क्लियर? यस और नो? नाउ आगे, which radiation are used in LASIK eye surgery? हमारी आंखों की जब सर्जरी होती है तब एक लेजर असिस्टेड रे आता है, वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है? तो वो याद रखना है। सिंपल, ये कौन सा है? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें कौन सा रे यूज होता है? ओके, अल्ट्रा वायोलेट। कौन सा यूज होता है? अल्ट्रा वायोलेट। नाउ आगे देखें, आगे, अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है? तो कि सपोज ये चार्ज पार्टिकल है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इट्स मीन इक्विलिब्रियम। तो ये पोजीशन है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इससे ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे हर एक दिशा में, इन ऑल डायरेक्शन। पोजीशन विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे ऑसिलेट करने की? इसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो जब भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसी के ही प्रेफरेंस में वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो यहां से जब भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इनमें से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वही होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F इज इक्वल टू 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो यहां आंसर आ गया हमारा। कौन सा होगा? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 10⁻⁹ हर्ट्ज। ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, image distance of objective is V0 and object distance of eyepiece is UE, then distance between its two lenses is। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने से पता चलता है कि कैसे डिस्टेंस हमें लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम क्या ड्रॉ करेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस।
ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड देन आफ्टर हम क्या यूज करेंगे, तो कि यहां हम करेंगे तो कि आईपीस, सपोज मान लो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्लियर, ये कौन सा हो गया, तो कि आईपीस लेंस हो गया। अब रीड करते हैं, फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द लेंस, तब क्या होता है, सपोज के यहां पे हमने क्या रखा था, कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज लेफ्ट हैंड साइड रखा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू कहां बनेगी, राइट हैंड साइड, सपोज मान लो यहां बनी, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो इमेज डिस्टेंस बनता है वो कौन सा है, तो कि V0 वो दिया गया है, क्लियर। और ये यहां पे हमें क्या मिली है, यहां पे जो इमेज मिली है, यहां पे जो इमेज मिली है, ये इमेज आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो यहां से ये जो इमेज आईपीस से इमेज तक का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां से ये डिस्टेंस इमेज तक का जो है आईपीस के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो हमें पूछा गया है ये लेंस L1 एंड ए लेंस L2 दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या हो गया, देखो तो पता चल गया, V0 प्लस UE। अब V0 राइट हैंड साइड है तो प्लस लिया जाता है, UE कहां है, तो लेफ्ट हैंड साइड है, वो माइनस, वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहां टोटल डिस्टेंस पूछा गया है हमें, टोटल। तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बिटवीन का क्या है, दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो यहां पे आंसर निकल के आता है, दोनों का एडिशन कर दे तो मैग्नीट्यूड का एडिशन करना है। ये हकीकत में माइनस में आता है, क्यों माइनस में आता है, क्यों, तो कि लेफ्ट हैंड साइड है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मेथड आपने पढ़ा होगा, तो उसकी तरह माइनस को हमें क्या लेना होता है, प्लस। तो यहां मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा डी, क्लियर। नाउ आगे, अ स्क्वायर ऑफ साइज, तो एक स्क्वायर दिया गया है, इसकी साइज कितनी है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो उसकी साइज दी गई है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ओके, इज बीइंग व्यूड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये स्क्वायर को इस मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं हम, तो ये स्क्वायर जो हो गया वो क्या हो गया, तो कि ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो उसकी साइज दी गई है, तो उसकी साइज में क्या दिया गया, उसका एरिया, तो ऑब्जेक्ट एरिया A0। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने से क्या होता है, द इमेज ऑफ द स्क्वायर हैज एन एरिया। जो इमेज बनती है, तो इमेज की जो एरिया AI है वो कितनी हो जाती है, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाती है। तो क्या फाइंड करने को बोला है, तो वी विल फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज, द मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला यहां यूज करना है, एरियल मैग्निफिकेशन इज व्हाट, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज इज व्हाट, 6.25 डिवाइडेड 1, तो 6.25 इज आवर आंसर, क्लियर। नाउ तो वी गॉट आंसर ऑफ दिस MCQ 6.25। आगे देखें, डबल लेंसेस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, क्लियर। नाउ with both faces of same radius, the same radius of curvature R. If focal length is f, then which relation is right of out of this 4m ऑप्शन, कौन सा रिलेशन राइट होगा यहां पे f के साथ, f का रिलेशन r के साथ क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि हमें यहां कहा गया है क्या, कि यहां कहा गया है कि एक डबल लेंस है, कौन सा लेंस है, एक डबल लेंस है, ऐसे डबल स्फीरिकल लेंस, क्लियर, समझ में आया। उसके पास क्या है, बोथ फेसिस, तो फेस नंबर 1 एंड फेस नंबर 2, ये हो गई दो स्फेरिकल सरफेस है, तो फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे ये फेस नंबर 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आएगा C1, फेस नंबर 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां C2 आएगा। यहां पे ऑप्टिकल सेंटर या फेस नंबर 1 से C1 तक का डिस्टेंस कितना है, R1,
यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फेस नंबर 2 से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जाए तो C2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 आएगा। हमें बताया गया है बोथ फेसिस द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस फेस राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड सभी जो डिस्टेंस क्या लिए जाते हैं प्लस, लेफ्ट हैंड साइड सभी डिस्टेंस क्या लिए जाते हैं माइनस। तो R1 क्या आ गया तो प्लस R एंड R2 क्या आ गया माइनस R। इतना पता चला हमें फिगर ड्रॉ करने से। नाउ तो हमें रिलेशन फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है यहाँ 1.5, तो फॉर्मूला पता है किसका, लेंस मेकर्स का। तो लेंस मेकर का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/f1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ 1/f इज इक्वल टू n-1, तो 1.5 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1, r1 क्या है तो प्लस r एंड r2 क्या है माइनस r, माइनस माइनस यहां क्या हो जाएंगे प्लस। देन आगे बढ़े तो 1/f इज इक्वल टू यहां आ गया 0.5, 1.5 माइनस 1.5, ये 2 टाइम्स 1/r है, तो 2 टाइम्स 2/r हो जाएगा, ये 2 इंटू 0.5, तो 2 इंटू 0.5 हो जाएगा 1, तो 1/r। इसको उल्टाओ तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f। क्लियर, समझ में आ गया। तो विच रिलेशन इज राइट आउट ऑफ 4 ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्लियर। नाउ आगे, इफ अ प्रिज्म इज टू बी यूज्ड टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग द साइज, तो क्या कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मान लो मार्कर पेन है, मार्कर पेन को क्या करना है, प्रिज्म की मदद से इसकी जो इमेज बनेगी वो जस्ट इन्वर्ट करनी है, उल्टी करनी है ऐसे। क्लियर, उसकी साइज चेंज होनी नहीं चाहिए। द क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जब हमें क्या करना होता है कि प्रिज्म के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का इन्वर्ट करना है तो प्रिज्म ऐसे रखना है। क्लियर, सपोज यहां पे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, हमने लिया था मार्कर पेन, तो ऑब्जेक्ट का अंदर से के दो टॉप एंड बॉटम से 2 रेज लेने हैं पैरेलल। वो कहां इंसिडेंट होंगे, प्रिज्म की सरफेस पे होंगे। यहां पे क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो यहां पे इंसिडेंट करेंगे सेकेंड सरफेस पे। यहां से फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आएंगे। बाहर आने से हमें पता चला कि यहाँ ऊपर वाला जो रे है नीचे आ गया और नीचे वाला रे कहाँ चला गया, ऊपर। तो ऐसे हमें यहाँ फील हुआ कि क्या, तो कि ये जो इमेज बनी इसकी क्या बन गई, इन्वर्टेड विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। क्लियर। तो यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें इस प्रिज्म पे, इंसिडेंट पॉइंट पे यहां से, तो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स व्हाट, π/4। तो ये इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि 45 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से कम होना चाहिए। क्लियर। नाउ 45 डिग्री से कम होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया। कौन सा आंसर हो गया, π/4 से कम होना चाहिए। तो आंसर इज व्हाट, ये आंसर इज राइट, ये आंसर इज राइट। आगे बढ़े। When a plane wave front is incident on a thin convex lens, क्लियर। क्या गया, कहा गया है कि प्लेन वेव है वो कहां पे इंसिडेंट हो रहा है, थीन कॉन्वेक्स लेंस पे। हमें थोड़ा थिक ड्रॉ कर दिया यहाँ, तो थीन ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, थीन कर देते हैं इसको। क्लियर। नाउ इसके पर कौन सा वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट की जो इंसिडेंट रे है वो कैसी होती है, प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ऐसे होती है। क्लियर, ऐसे होती है, ऐसे। ये इंसिडेंट रेज हो गए, इसके साथ इंसिडेंट रे क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है कि नहीं, हाँ है। वो कहां इंसिडेंट हो रहे हैं, स्फीरिकल ओके थीन कॉन्वेक्स लेंस पे। आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये रेज
पूरा आगे बढ़ जाएगा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। सपोज कि यहाँ पे फोकल पॉइंट है तो ये रेज यहाँ इस फोकल पॉइंट से जाएगा, ये रेज यहाँ फोकस से जाएगा एफ से। क्लियर? तो दोनों क्या होगी, ये वेव फ्रंट ऐसे मुड़ गया ऐसे, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसका एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। तो वेव फ्रंट कैसे हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर ले तो वेव फ्रंट ऐसे क्रिएट हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इमर्जिंग वेव फ्रंट। और इमर्जिंग वेव फ्रंट किस टाइप का दिख रहा है, इन चारों के चारों ऑप्शन में से स्फेरिकल दिख रहा है। तो ऑप्शन हमारा यहां गया है, कौन सा है, स्फेरिकल। क्लियर? यस और नो, यस और नो। आगे बढ़े। नाउ 13 MCQ। In the case of diffraction due to a single slit, width of the slit is half of the wavelength of incident light. Clear? The angle of diffraction theta of the second order minima form in the diffraction pattern on the screen. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो डेटा दिया गया है पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, एकदम इजी है, बट यहाँ एक नोट करवाने वाला हूं, याद रखनी है। इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट इज व्हाट, हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट, विड्थ क्या आएगी स्लिट की, तो विड्थ जो मानी जाती है उसको ए कहते हैं। ए इज इक्वल टू व्हाट, तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो वेवलेंथ की कितनी है, तो क्या आधी है, क्या है वो, स्लिट की विड्थ है। आगे द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन यानी कि क्या फाइंड आउट करना है कि थीटा फॉर द सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। सेकेंड ऑर्डर मिनिमा मीन्स व्हाट, एन इज इक्वल टू क्या लेना है 2, और दूसरी कंडीशन दी गई है यहां पे क्या, तो कि मिनिमम बन रहा है यानी कि डार्क फ्रिंज बनेगी। नाउ फॉर्म्ड इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज, तो याद करें यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर द क्या, मिनिमम के लिए कंडीशन क्या थी, किस में, डिफ्रैक्शन में। तो मिनिमम के लिए कंडीशन हमें पता है, मिनिमम के लिए कंडीशन पता है क्या, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ओके, ए इज व्हाट, तो ए इज लैम्बडा बाई 2 इंटू साइन थीटा, कौन सा, कितने ऑर्डर का बन रहा है, सेकेंड ऑर्डर का, तो 2 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल आउट, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 4 हो गया। यस और नो? बट वी नो दैट कि साइन का जो रीजन है फिक्स बॉक्स में कहां तक कहां है, -1 to 1 है। तो यहां साइन की वैल्यू कितनी आई, 4। तो वही क्या लेना है, द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा फॉर द सेकेंड ऑर्डर मिनिमम फॉर्म। क्लियर? तो यहां पे जो थोड़ा जो ये एमसीक्यू जो दिया गया है उसमें से हमने क्या लेना है कि जो आंसर साइन थीटा का आया है वही आंसर यहां सिलेक्ट करके राइट कर देना है। क्लियर? यस और नो? क्यों ऐसा किया हमने कि साइन की जो वैल्यू है -1 to 1 है फिक्स, और यहां साइन की वैल्यू कितनी आई, यहां साइन की वैल्यू आई 4। तो यहां जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट होता है वो कितने एंगल पे होता है, एकदम स्मॉल एंगल पे होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम थीटा ले सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 4। ओके, साइन थीटा एप्रोप्रिएट टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 4 डिग्री। आगे, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस आर्ग्यूमेंट, the amplitude of the secondary wavelets in forward direction and in backward direction. Forward में क्या होगा, एम्पलीट्यूड A, एंड बैकवर्ड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एंड बैकवर्ड में क्या होता है, 0 हो जाता है। वेव फ्रंट जब क्या करता है, तो वेलोसिटी गेन करके टाइम पीरियड के अनुसार आगे आगे बढ़ता रहता है। क्लियर? जब भी आप तालाब में पत्थर डालो तो वेव फ्रंट कैसे, कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे या कि वो जहां पत्थर डाला वहीं पे वापस आएंगे, नहीं वापस नहीं आते। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आते, कहां जाते रहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, उसमें मैक्सिमम होगा, और जैसे फॉरवर्ड जाते जाएंगे तो वहां से बैकवर्ड क्या होता जाएगा, नीचे बैठता जाएगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड हो क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो यहां पे आंसर हमें मिल चुका है, कौन सा होगा, मैक्सिमम एंड जीरो। The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 4 volt। तो photoelectric cutoff voltage उससे बोलते हैं stopping potential V0। V0 is equal to 4 volt। Then maximum kinetic energy of emitted photoelectron is what। जब भी photoelectric incident हम करते हैं, यानी कि लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। बाहर आते हैं क्या, तो कि जितनी एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी लेते हैं, जो बाकी बची हुई होती है वो काइनेटिक एनर्जी से बाहर आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ फाइंड करनी है, के मैक्सिमम। तो के मैक्सिमम का फॉर्मूला है, किसने दिया था, आइंस्टाइन ने कहा था, लगा लो क्या, तो कि EV0। ओके, चलो E को ऐसे ही रहने दो, तो E ऐसा है तो ऐसे ही रहने दो। V0 क्या दिया गया है, 4 वोल्ट, तो 4 को आगे लिखो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीछे लिखो। क्लियर। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो यहां मांगा गया हमको आंसर किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसे ऑप्शन में खास ध्यान रखना है कि आंसर किस यूनिट में मांगा गया है। तो यहां जो मांगा गया है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां आ गया 4। तो अवर आंसर इज व्हाट, हियर आंसर इज व्हाट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ आगे बढ़े। नाउ इसमें क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है, स्लोप इज इक्वल टू H अपॉन E। स्लोप याद रखना ही है, क्वेश्चन में आ चुका है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज H बाई E। H क्या दिया गया है यहाँ पे, 6.625 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय E। E क्या है, 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। क्लियर। इसको सॉल्व करने से आंसर यहां आ जाएगा 4.14 into 10 raised to minus 15 जूल पर कूलम को कह सकते हैं वोल्ट। तो वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट सेकेंड बोला जाता है, इंटू नहीं बोलना है कभी भी यूनिट में। तो यहां आंसर आ चुका है, कौन सा आंसर है यहाँ पे, सी आंसर 4.14 into 10 raised to minus 15। Next question, wavelength of an electromagnetic radiation is lambda 1 and de Broglie wavelength of its quantum is lambda 2। Clear? Electromagnetic radiation and de Broglie wavelength of quantum both are same। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा कौन सा आएगा, डी इजी में क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 2। क्या, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है लैम्बडा 1 है, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी, इट्स क्वांटम की दोनों वेवलेंथ क्या आती है, सेम आती है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 2। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज, तो कैसे निकालेंगे मोमेंटम, कैसे निकालते हैं, तो आइंस्टाइन ने एक स्वीट सा फॉर्मूला दिया था, शॉर्ट एंड स्वीट क्यूट सा, E बराबर mc स्क्वायर। नाउ तो E इज इक्वल टू mc इंटू सी। mc मीन्स व्हाट, mc मीन्स व्हाट, तो P मोमेंटम इंटू C। मोमेंटम को सब्जेक्ट बनाया जाए तो मोमेंटम P इज इक्वल टू E बाई C। तो E को कहा गया जब भी लाइट की एनर्जी क्या होती है, किसकी, तो क्या फोटोन, यहाँ वर्ड यूज किया गया है फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, तो फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू डिवाइडेड बाय c। तो आंसर आ गया मोमेंटम का आंसर कौन सा हो गया, h न्यू बाय c। क्लियर। तो फर्स्ट ए आंसर इज राइट फॉर दिस एमसीक्यू। आगे बढ़े, विच ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स। ऐसे दो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सेम यूनिट है, तो रीड करें, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन का जो यूनिट है, वो क्या है, ईवी नॉट है, सॉरी ईवी नॉट नहीं, ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। ये दोनों सेम नहीं है। देन दिया गया प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या है, जूल सेकेंड। एंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी क्या है, जूल सेकेंड है।
तो आंसर आ गया कौन सा, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज अवर राइट आंसर, इज अवर राइट आंसर। कैसे पता चलेगा, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या था, प्लैंक कांस्टेंट हमें पता ही है क्या है, उसका यूनिट आगे भी आ गया है कि नहीं आया है, प्लैंक कांस्टेंट आगे यूज किया था कहां पे, तो कि यहाँ जूल सेकेंड दिया गया है, तो उसका यूनिट जूल सेकेंड मींस व्हाट, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट, तो जूल का हो सकता है m1L2T-2 और यहाँ सेकेंड दिया गया है तो T1, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1L2T-1। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो कौन सा है, m1L2T-1। कभी भी ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, यूनिट याद नहीं रहे, तो डायमेंशनल एनालिसिस चेक करके करेक्शन करके वो आपको आंसर लाना है। ओके वो यूज था 11 साइंस में, टू करेक्ट इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन, तो इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए डायमेंशन सेम है कि नहीं वो चेक करने के लिए यहाँ ये रूल लगाना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। m का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 इसका L1T1 T-1, r का L1, तो यहाँ आ गया m1 L2 T-1। ओके तो हमने देखा प्लैंक कांस्टेंट, h का डायमेंशन फॉर्मूला एंड l का डायमेंशनल फॉर्मूला, बोथ आर सेम, तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला होने से उसके यूनिट भी क्या हो सकते हैं, सेम आते हैं। नाउ आगे, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट, उसको बोहर रेडियस भी बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं ए नॉट साइन से। वो कितनी दी गई है, 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। नाउ देन द रेडियस ऑफ एन इज इक्वल टू 2, किस में, कौन सी ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में कौन सी रेडियस आएगी, तो आर एन का फॉर्मूला हमारे पास है, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो आर एन कौन सी रेडियस में, तो कौन सी ऑर्बिट में, 2 वाली, तो ए नॉट एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, तो 4 ए नॉट आ गया यहाँ पे, तो 4 ए नॉट क्या दिया गया है, 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस आएगी 2.12 इंटू 10⁻10 मीटर। क्लियर, तो वी गॉट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। कौन सा आंसर आता है यहाँ पे, सी ऑप्शन इज राइट। आगे देखें, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो डेटा दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करें यहां, तो यहां दिया गया है E इज इक्वल टू व्हाट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दिस स्टेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो ब्लैंक दे दिया गया है यहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी U फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है 11 साइंस में पढ़े हैं, ये चैप्टर में भी पढ़े हैं, द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। जस्ट सिंपल, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करो आंसर लाओ। ओके फॉर्मूला यूज करो आंसर लाओ, तो फॉर्मूला यूज करने से हमें पता चला U इज इक्वल टू E। ओनली 2 सेकेंड में अगर फॉर्मूला पता होता है तो आंसर आ जाता है। तो 2 इंटू कितने दिया गया है यहाँ पे, -13.6, तो U इज इक्वल टू आ गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी गॉट दिस आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। क्या आया यहाँ पे, -27.2। ओके नाउ आगे बढ़े। In the experiment of alpha scattering for the head-on collision, the angle of scattering is what? तो यहाँ पे क्या गोल्ड का न्यूक्लियस था, उसके सामने कौन आ रहा था, अल्फा न्यूक्लियस, यहाँ पे गोल्ड का न्यूक्लियस था। क्लियर, यहाँ पे क्या आ था, अल्फा पार्टिकल क्या करता है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो ये यहां आ रहा है, यहां से आके इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। 0 होने के बाद जो बनती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यहां कुछ डिस्टेंस बच जाता है, उसे कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस।
ओके, तो यहां से क्यों ऐसा हुआ, तो अल्फा पार्टिकल +2e होता है एंड गोल्ड जो न्यूक्लियस है उसका क्या होता है 79e होता है। तो यहां पे इसको अल्फा जब यहां पे आएगा तो हेड ऑन कोलिजन होने से पहले कुछ क्या होगा यहां रिपल्जन, और यहां से ही वापस चला जाएगा ऐसे। तो इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में गया, तभी क्या होगा हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन से हमें पता चला कि यहां एंगल कितना बनता है, यहां एंगल बनता है 180 डिग्री। क्लियर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर, और ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पे ऐसे जो अल्फा पार्टिकल चला जाएगा तो कोलिजन ही नहीं करेगा, क्यों, तो कि वो डिपेंड करता है इस लेंथ पे। इस लेंथ को क्या कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो यह हेड ऑन कोलिजन के लिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो गया 0। जब भी इंपैक्ट पैरामीटर 0 होता है तो स्कैटरिंग एंगल क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो 180 डिग्री आता है यहां पे। क्लियर, और हेड ऑन कोलिजन होता है यहां। नाउ आगे बढ़े, U92 U2 233 and 90 थोरियम 236 आर, वो दोनों के बिटवीन का रिलेशन क्या है, एक दूसरे के क्या हर लगते हैं ये। तो देख सकते हैं कि यहां पे जब यहां माइनस करेंगे इसको इसके साथ तो क्या आता है यहां पे दोनों के क्या, तो कि यहां देखें यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के न्यूट्रॉन नंबर A-Z करो तो क्या आ जाएगा 238 -92, और यहां थोरियम के लिए न्यूट्रॉन नंबर ले आते हैं तो उसका A-Z वो क्या हो जाएगा 236 माइनस कितना 90, तो यहां पे क्या आ गया 146। 236 में से 90 माइनस करो तो कितना आ जाता है 30 माइनस करो तो यहां 60 बचा, 60 माइनस 2, ओके, तो 146। यहां पे भी कितना आ सकता है 146। क्लियर, दोनों में न्यूट्रॉन नंबर क्या है सेम। जब भी न्यूट्रॉन नंबर सेम क्या है, सेम क्या है न्यूट्रॉन, क्या है न्यूट्रॉन, तो क्या सेम न्यूट्रॉन, तो एक दूसरे के क्या है ये दोनों आइसोटोन, क्या है आइसोटोन, सेम न्यूट्रॉन। आइसो मीन्स व्हाट, सेम न्यूट्रॉन। क्लियर, आगे बढ़े, द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस या तो रेडी ऑफ द गोल्ड आइसोटॉप एंड द सिल्वर आइसोटॉप। ओके, तो गोल्ड आइसोटॉप के लिए यहां पे हम यूज कर सकते हैं A1, पहले गोल्ड दिया गया A1 क्या दिया गया 197, एंड सिल्वर न्यूक्लियस के लिए A2 दिया गया है कितना 107। क्लियर, अब हमें पता है R का फॉर्मूला, तो R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। ओके, डिवीजन ले ले फॉर द गोल्ड एंड फॉर द सिल्वर। तो गोल्ड के लिए क्या है, तो यहां पे आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2, ओके, R0 डिवाइडेड बाय R0, और यहां पे हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाय A2 का क्या क्यूब रूट 1/3। R0 कैंसिल हो जाएगा तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू A1 इज व्हाट 197, एंड यहां पे A2 कितना दिया गया है 107, उसके कितनी 1/3। जब भी इसका आंसर लेते हैं सिंपल मैथमेटिकल स्टेप यूज करना है यूजिंग कैलसी, जो भी आपको आता है तो उसका आंसर इस रेशियो क्या आता है 1.23 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.23। तो हियर आंसर इज व्हाट सी इज व्हाट 1.23 इज राइट आंसर अवर। क्लियर, नाउ आगे बढ़े, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। आपने जब भी चैप्टर पढ़ा था 13 चैप्टर या 14 नहीं 13 न्यूक्लियस में आपने पढ़ा था क्या फिशन एंड फ्यूजन। फिशन में 3 प्रोसेस है यूरेनियम की, जब भी न्यूट्रॉन को क्या करते हैं हम इंपार्टेड बॉम्बार्ड करते हैं तब, उनमें से एक ये प्रोसेस है क्या दी गई कि यूरेनियम पे क्या किया हमने न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया तो एक्साइटेड यूरेनियम बना। एक्साइटेड स्टेट में यूरेनियम ज्यादा टाइम रह नहीं सकता, उसका क्या हो जाएगा फिशन हो जाएगा। फिशन से हमें 2 टुकड़े मिलते हैं छोटे न्यूक्लियस वाले,
तो याद रखना है कौन से, तो कि यहां Nb है, यहां Nb है, तो क्या याद रखना है उसमें, शबनम। क्या याद रखना है, शबनम। तो उसके साथ Nb के साथ क्या आएगा, शबनम। क्लियर, Sb आएगा। तो Sb के 2 है, यहां पे कितने हैं, 2 दिए गए हैं। ऊपर 99 है, ऊपर कितने हैं, 99। तो ये याद ही रखना पड़ेगा, जब भी ये प्रोसेस होती है तो 4 न्यूट्रॉन यहां पे और क्रिएट होते हैं। 1 न्यूट्रॉन दिया, 4 न्यूट्रॉन आए। तो यहां पे आंसर कौन सा हो गया, 15133 आंसर इज राइट। क्लियर, ये आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन तो होता ही है एग्जाम में। क्लियर, लास्ट भी पूछा गया था, उसमें एनर्जी कितनी एमिट होती है वो पूछा गया था। आगे रिपीटर की एग्जाम में भी एक जेनोन वाला पूछा गया था। क्लियर, आगे बढ़े। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज व्हाट, तो A, एंड डेंसिटी इज व्हाट, रो। तो ऑप्शन पढ़े, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक मास। राइट आंसर है यस। क्यों, तो रो हमने जब पढ़ा था क्या हुआ था, तो Ma डिवाइडेड बाय क्या था उसका, क्या 4 पाई r क्यूब वॉल्यूम था। तो रो इज इक्वल टू Ma टोटल मास डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। r क्यूब क्या है, तो r क्यूब है r0 a⁻1/3 का क्यूब। जब भी इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, Ma डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r0 क्यूब एंड सॉरी a आ जाएगा यहाँ पे, a कैंसिल आउट। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज व्हाट 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r0 क्यूब। a कैंसिल आउट हो गया। तो जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े। इफ एन अनबायस्ड, या तो फॉरवर्ड बायस भी नहीं है, रिवर्स बायस भी नहीं दिया गया, अनबायस है, बायस दिए गए नहीं है। पीएन जंक्शन, the holes diffused from P region to N region because होल P से कहाँ जाते हैं, N region में। ये PN जंक्शन था, आपने पढ़ा होगा, यहाँ P और यहाँ N। P कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो P कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, P to N जा रहे हैं। क्यों, तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा। तो यहाँ होल का क्या आया, तो होल पी रीजन में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, किसके रिस्पेक्ट में, एन रीजन के रिस्पेक्ट में। तो आंसर सिलेक्ट करें हम, क्या आंसर आएगा, राइट आंसर कौन सा है, होल्स इन अ पी रीजन रिपल देम, नो रिपल नहीं करते हैं, एन रीजन को रिपल नहीं करते हैं, क्योंकि पी एंड एन attract to each other. They move across the junction by the potential difference. हमने बायस किया ही नहीं है, तो potential difference कहाँ आया है। Hole concentration in P region is more as compared to the N region. हाँ, ये आंसर ठीक लग रहा है। क्या, तो हॉल कंपैरिजन, हम हॉल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के हॉल की चार्ज डेंसिटी जो है पी रीजन में एन रीजन से क्या है, ज्यादा है। दैट्स वाई जो हॉल है P2 कहाँ जा रहे हैं, एन में जा रहे हैं। क्लियर, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ईच। सभी के आउटर ऑर्बिट में क्या है, 4 वैलेंसी है। नाउ these are characterized by the valence and conduction band separated by the energy band. The energy band of carbon EGC is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, तो कार्बन क्या है, इंसुलेटर है, तो उसकी एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी। आगे बढ़े, फिर क्या दिया गया है, रिस्पेक्ट इक्वल टू EGC, EGSI, सिलिकॉन एंड EGE जर्मेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो EG किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड
Ge जो है वो कितना है, वो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड गैप। तो यहां सबसे ज्यादा किसकी है, कार्बन की, फिर कम किसकी है, सिलिकॉन की, फिर कम किसकी है, ओके, जर्मेनियम की। तो सबसे ज्यादा कार्बन यहां दिखाई दे रहा है, यहां है, यहां भी नहीं है, ये लेस देन हो गया, ये भी लेस देन हो गया, यहां ज्यादा दिखाई दे। कार्बन के बाद कौन सा आता है जिसकी एनर्जी बैंड ज्यादा है, सिलिकॉन, उसकी क्या आता है, उसके नीचे वाला कौन है, जर्मेनियम। तो यहाँ पे हमें रिलेशन पता चल गया, कौन सा आ रहा है, ये यहाँ पे देखा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, इसकी 1.1 और इसकी 0.72, तो ये सुटेबल है एग्जांपल। आगे देखें, इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन टाइप, तो यहां पे आपको क्या दिया गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने से क्या करना पड़ता है, पेंटावेलेंट डोपेंट डालने पड़ते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम उसमें डालने पड़ते हैं, तो ताकि एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या मिले, दान में, डोनर बने। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी इज व्हाट, डोनर इंप्यूरिटी। तो तब क्या होता है कि एन टाइप का क्या बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है। तो होल्स आर माइनॉरिटी, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, एंड होल्स इज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ऑप्शन पढ़े, हमें पता चल जाएगा ऑप्शन कौन सा आएगा, वो इतना सिखाने से। होल्स आर माइनॉरिटी, हाँ ये माइनॉरिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा मिला। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, यस ये ही सही आंसर हो गया है, पहले ही पकड़ में आ गया ये आंसर, यस और नो, तीर निशाने पे पहले ही लग गया। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, कार्बन नॉट सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है बट कंपाउंड नहीं है, क्या है वो, इंट्रिंसिक है, प्योर सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम भी क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड मींस व्हाट, कुछ उसमें मिलाया गया हो। तो यहां पे ये दिख रहा है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम के साथ क्या, किसका कंपाउंड कॉम्बिनेशन किया गया है, आर्सेनियम का। तो यहां पे डी ऑप्शन इज राइट, कंपाउंड सेमीकंडक्टर वही होगा, और इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में दूसरे आते हैं। ये भी ऑप्शन पूछा गया है तो याद रखना है। इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूबिक गॉसियन सरफेस 1.9 into 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, देन इलेक्ट्रिक चार्ज एट इट्स सेंटर इज व्हाट। ओके नाउ, तो यहां पे ऑप्शन को सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, यहां क्या दिया गया है, हमें दिया गया है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1.9 into 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, या तो पर कूलम। देन द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहां हमें फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एप्सिलॉन नॉट ले ले, एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट 8.85 into 10⁻12 यस और नो। यूनिट क्या आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर नाउ। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ Q फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या दिया गया है, तो 1.9 इंटू 10⁵, देन एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो के यहाँ पे है 8.85 इंटू 10⁻12, आंसर आएगा 1.78, यानी कि 17.8 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई विद अब 1.9 करें तो 17.8 समथिंग आएगा। देन आंसर बचेगा यहाँ पे कितना, तो -5 में से आंसर कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 कूलम। रीजनरेट करें इसको तो ये बन जाएगा 1.78 इंटू 10⁻6 कूलम, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻6 कूलम। -6 को क्या कह सकते हैं हम, 2 माइक्रो कूलम। क्लियर, तो वी गॉट द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू, D इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। आगे बढ़े,
an infinite linear charge produces a field of 9 into 10 raised to 4. तो यहां पे आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, किसके थ्रू प्रोड्यूस होता हुआ, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर के लिए। ना आगे बढ़े तो वो कितना दिया गया है, 9 इंटू 10 रेज़ टू 4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो कितने डिस्टेंस पर, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 रेज़ टू -2 मीटर पे। यस। देन linear charge density is represented by the symbol lambda is equal to question mark. So we know the formula of the electric field produced by the infinite linear charge carrier या तो conductor, E is equal to 2k lambda divided by r. Make a subject lambda, तो lambda is equal to E r divided by 2k, E r divided by 2k। सभी वैल्यू पुट करें फ्रॉम द गिवन डेटा, जैसे सिखाया है वैसे। तो E क्या दिया गया है, 9 इंटू 10 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई विथ R कितना दिया गया है यहाँ पे, 2 इंटू 10 रेज़ टू -2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 रहेगा। आगे K, तो हमें पता है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, 9 कट 2 कट, तो बचा क्या ऊपर, तो बचा है यहाँ पे क्या बचता है, ओके 9 कट, तो 10 रेज़ टू ऊपर 2 बचा, यहाँ पे बचा है 10 रेज़ टू 9। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -7 कूलम पर मीटर। ऑप्शन है कोई भी, ऐसा ऑप्शन हमें दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसको, कुछ रीजनरेट करके, एडजस्ट करके, चेंज करके। क्या बनाए, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं हम, 10 रेज़ टू -1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -6 कूलम पर मीटर, ऐसे कर सकते हैं। तो लैम्बडा इज 10 रेज़ टू -1 मींस व्हाट, 0.1, एंड 10 रेज़ टू -6 इज व्हाट, माइक्रो कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास आ गया है, सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा कई सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि यहाँ से स्टूडेंट आके स्टॉप हो जाते हैं, ओ ऑप्शन तो है ही नहीं ऐसा, छोड़ो, नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, रीजनरेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ऐसे जो मांगा गया है वो उसको देना पड़ेगा। ओके, यस, तो सी ऑप्शन इज राइट, 0.1 माइक्रो कूलम मीटर इनवर्स। आगे बढ़े, इफ बॉडी कंटेन्स 10 रेज़ टू 24 इलेक्ट्रॉन, तो N1 दिया गया है, N1 इज इक्वल टू व्हाट, तो 10 रेज़ टू 24 इलेक्ट्रॉन एंड 10 रेज़ टू 26 प्रोटॉन, तो N2 दिया गया है 10 रेज़ टू 26 प्रोटॉन। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज व्हाट, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, Q इज व्हाट, Q1 प्लस Q2। Q1 क्या है, तो Q1 है N1 इंटू E। Q1 रिप्रेजेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, एंड Q2 इज रिप्रेजेंट फॉर द प्रोटॉन क्या आ जाएगा, N2 इंटू E। यस और नो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने मल्टीप्लाई कर दिया N से, Q1 और Q2 को डिनोट करने के लिए। नाउ E कॉमन निकलेगा तो N2 माइनस N1 हो जाएगा ये। चलो फाइंड आउट कीजिए, यहाँ Q इज इक्वल टू N2 इज व्हाट, N2 इज 10 रेज़ टू 26 माइनस N1 इज व्हाट, 10 रेज़ टू 24 मल्टीप्लाई विथ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 कूलम। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ 10 रेज़ टू 24 और कॉमन निकलेंगे, तो यहाँ बचेंगे 10 रेज़ टू 2 -1 इंटू मल्टीप्लाई विथ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19। ओके, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे जो आ चुका है वो क्या है, 10 रेज़ टू 24 -19, तो यहाँ बचा है 10 रेज़ टू कितने, तो 10 रेज़ टू बचते हैं 5, यहाँ 100 -1 एंड 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 तो गए। आगे बढ़े तो 100 -1, तो Q इज इक्वल टू आ गया यहाँ 1.6 इंटू 99 इंटू 10 रेज़ टू 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 99 इंटू 1.6,
99 इंटू 1.6, 99 इंटू 1.6 क्या हो जाएगा? इसका आंसर सोल्व करने से आ जाएगा 1.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये आंसर सिंपल कैलकुलेशन मेथड से आप डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? प्लस में आता है ना, +5 है तो माइनस वाले तो ये 2 ऑप्शन गए, माइनस वाले ये 2 ऑप्शन तो गए। और पावर का तो आपको पता होगा 17 तो बची नहीं है, 17 तो बची नहीं है, कितनी बची है? 5, तो 5 का 17 तक कैसे ले जाएंगे? तो वो भी आंसर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर एक ही बचा जो सुटेबल है इस कैलकुलेशन के साथ, वो कौन सा है? बी ऑप्शन इज राइट। तो थोड़ा ऐसे भी सोचना चाहिए कि चलो कि ऐसे आंसर 10⁻5 आया, प्लस में आए तो 2 ऑप्शन तो 50-50 हो गया, लाइफलाइन मिल गई यहाँ पे। फिर 5 ऐसा पता चला कि 5 को 17 तक नहीं ले जा सकते, कहाँ तक ले जा सकते हैं? 7 तक ले जा सकते हैं। तो आंसर हमें ऐसे ही पता चल गया, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़े। नाउ व्हेन अ डायपोल मोमेंट वेक्टर P इज पैरेलल टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि क्या कह रहे हैं कि इसको बता गया कि यहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया गया है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? और उसमें कहा गया है कि व्हेन अ डायपोल मोमेंट वेक्टर P इज पैरेलल टू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके साथ ये पैरेलल सपोज मान लो, तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज व्हाट? नेट फोर्स। तो देखो यहां पे हम दे सकते हैं, यहां प्लस है क्योंकि यहां से क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यहां पे माइनस होगा क्योंकि वहां पे इनवर्ड आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो +2 - यस और नो। यहां दे सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, क्योंकि जो यहाँ पे क्या हो रही है? एक दूसरे के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेपरेट है, सेपरेट टू ईच अदर। यहाँ पे सभी क्या है? कंजेस्टेड है। यस और नो? यहाँ डेंसिटी ज्यादा है फील्ड लाइन की, यहाँ डेंसिटी कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ क्या होगा? वीक होगा। आगे बढ़े तो क्या बताते हैं यहाँ माइनस रख दो डायपोल का, और यहाँ पे क्या रख दो? प्लस रख दो। तो ये माइनस को ये स्ट्रॉन्ग फील्ड अपने तरफ खींच लेगा। समझ में आया? फ्रॉम द फिगर ये माइनस चार्ज को क्या करेगा? प्लस चार्ज अपने तरफ खींच लेगा। अगर आपने यहाँ माइनस रखा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि कई सारे स्टूडेंट यहाँ माइनस क्यों नहीं रखा, यहाँ माइनस रखा होगा तो यहाँ रिपल्सन होकर डायपोल ऐसे फिर से घूम जाएगी, घूमने के बाद फिर माइनस इस तरफ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ से यहाँ आते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो ऑप्शन पढ़े, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड। आ गया यहाँ आंसर। इस फिगर को समझने के बाद हमें पता चल गया कि कैसे आंसर आता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ, डायपोल को फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़े। नेक्स्ट 35 A regular hexagon of side 9 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Then the electric potential at its center is what? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है क्या? तो कि V = K Q / R। ओके, नाउ कितने हैं? तो हेक्सागोन है। हेक्सागोन हो गया कि सभी वर्टाइसिस पे क्या रखा गया है? तो कि चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं। तो कितने रखे हैं? हेक्सागोन के कितने होंगे? 6 होंगे। एक एक पे कितना रखा गया? Q जितना रखा गया। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 6Q। 6Q मीन्स व्हाट? तो 6 × 5 माइक्रोकूलम। तो कितने हो गया? तो 30 माइक्रोकूलम। 30 माइक्रोकूलम मीन्स व्हाट? 3 × 10⁻⁵। और यहाँ पे हमें R दिया गया है। R क्या दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। तो 9 × 10⁻² मीटर। सेंटर तक का डिस्टेंस भी वही होता है जो हेक्सागोन की जो सभी लेंथ क्या है? ईच साइड की लेंथ क्या है? सेम है। तो हेक्सागोन से साइड से क्या जाए? सेंटर तक जाए तो वो भी लेंथ क्या होगी? सेम ही होगी। रखो आंसर में। तो यहां पे आ जाएगा आंसर
के 9 इंटू 10⁻⁹ यहाँ पे हमारे पास है कितने 3 इंटू 10⁻⁻ कितने -5 डिवाइडेड बाई r कितना है 9 इंटू 10⁻⁻2 9 कैंसिल आउट -2 ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा तो 3 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻5 11 5 तो 10⁻6 वोल्ट 11 - 5 करो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर हमें मिल चुका है। कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर, आगे बढ़े। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery, then electrostatic energy stored in the capacitor। हमने given data लिखा है सब में, अब थोड़ी स्पीड लाए तो यहाँ पे लिख देना है क्या, तो किस कैपेसिटर 12 पाइको को रिमूव करे 10⁻⁻12 लगेगा फेराडे। ओके, कनेक्टेड टू 15 वोल्ट बैटरी, सॉरी 50 वोल्ट बैटरी। ओके, तो एनर्जी स्टोर हमारे पास फॉर्मूला है इसका कि स्टोरेज एनर्जी का सी एंड वी वाला, दोनों के रिलेशन वाला फॉर्मूला, टोटल 3 फॉर्मूला है एनर्जी में कैपेसिटर की। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर, सी इज व्हाट, तो 12 इंटू 10⁻⁻12 वी स्क्वायर करना है। तो वी स्क्वायर को क्या करेंगे हम 50 मल्टीप्लाई विद 50 कर दे, हाँ क्या ना, ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 12/2, यहाँ पे 10⁻2 कितने हो जाएंगे 0 0 कट हो जाएगा तो -10 हो जाएंगे। 5 इंटू 5 बचे यानी कि 25 मल्टीप्लाई विथ 6 तो 150 इंटू 10⁻⁻10 तो कितने आ गए, तो यहाँ पे 2 पॉइंट उस साइड जाने दो तो 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल आ जाएगा। नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ पॉइंट को यहां से शिफ्ट करने से, तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितने नंबर कितने पॉइंट आगे बढ़े हम 2 पॉइंट, तो नंबर क्या हुआ छोटा हुआ, तो पावर क्या हो जाएगी, जितने नंबर पे पॉइंट रखा है उतनी पावर बढ़ जाएगी। तो ये आंसर आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁸ डी ऑप्शन इज राइट। जूल, यहां जूल दिया गया है, देख लेना, वो भी देखना है लास्ट में। आगे बढ़े। For parallel capacitor having plate with the finite area and the electric field line bent outward at the edges, this effect is called, it's MCQ is a knowledge based MCQ। ओके, तो नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू के लिए हमें डायरेक्ट आंसर ही टिक करने होते हैं। आंसर टिक किया जाए कौन सा, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, क्या हो जाएगा फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। क्लियर, नाउ आगे। For the given circuit, V voltage at point A and voltage at point C, वोल्टेज नहीं उससे बोलते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल पॉइंट A एंड पोटेंशियल पॉइंट C, उसका डिफरेंस क्या आएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। तो सिंपल यूज करना है यहाँ पे KVL, क्या यूज करना है इस सर्किट के लिए, KVL यूज करो। कहां से कहां जाना है, A to C जाना है। क्लियर, ये हमारा क्या है, रास्ता है। ओके, हमारी डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव लेना है रेजिस्टेंस के थ्रू। ओके, रेजिस्टर में जो भी पोटेंशियल आया IR, तो जो करंट की डायरेक्शन और हमारे ट्रैवल करने की डायरेक्शन इस रास्ते में जो सेम आती है तो क्या लेनी है माइनस, और बैटरी रास्ते में जो आती है उसके नेगेटिव टू पॉजिटिव जो हम देखते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग हम कहाँ करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो हमें देखने को मिलता है क्या, तो कि पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ बढ़े, केवीएल यूज करें पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से केवीएल यूज करें तो VA। आगे बढ़े, कितना एम्पियर का करंट पास हो रहा है 4 में से, तो यहां हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विथ 3, तो वोल्टेज कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 12 वोल्ट। सेम डायरेक्शन है तो माइनस। आगे बढ़े, बढ़ने से हमें पता चला कि बैटरी आई, बैटरी के नेगेटिव से कहां जा रहा है पॉजिटिव, तो क्या लेना है पॉजिटिव 5 वोल्ट। आगे बढ़े, बी पॉइंट आया, बी पॉइंट को स्किप करो, गोली मारो। आगे कौन आया 3 वोल्ट का आया, 3 वोल्ट के क्या, तो के पॉजिटिव तो कहां जा रहे हैं नेगेटिव जा रहे हैं, तो कौन सी लेनी है -3 लेनी है, यस और नो। आगे बढ़े, देन 3 एम्पियर का करंट यहां ही आ रहा है, तो 3 एम्पियर मल्टीप्लाई 10, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो
कितना 30 वोल्ट एंड सी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट या तो यहां से करंट बह रहा है तो ये पॉजिटिव, यहां तक आया तो करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन द पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सी पॉइंट पे पहुंच गए तो वो माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन करो तो वी ए इज इक्वल टू -12 यहां +2 -13 5 - 3 +2 -VC is equal to 0. -12 +2 -10 -30 -VC is equal to 0. -10 -30 -40 -40 को इस साइड ले लो तो VA - VC is equal to what? 40 वोल्ट। तो वी गॉट आंसर ऑफ दिस MCQ। कौन सा आंसर आया यहाँ पे? हमारा आंसर आया 40 वोल्ट। डी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़े। अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओहम। देन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ओहम मीटर। यह यूनिट लिख दिया है, हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है L, फिर यहाँ पे हमें दिया गया है एरिया A, यहाँ पे हमारे पास है R। ओके, तो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है रो। रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल रो। तो रो इज R इज इक्वल टू व्हाट? तो R का फॉर्मूला पता है ρL/A। रो को सब्जेक्ट बना दे तो रो को सब्जेक्ट बनाने से हमें पता चल रहा है कि रो क्या आता है, तो रो इज इक्वल टू RA/L। क्लियर? तो रो इज इक्वल टू R क्या है तो 5, A क्या है तो 6 × 10⁻⁷ एंड यहाँ पे L क्या है तो 15 मीटर। ओके, नाउ 5 × 6 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15। क्लियर? तो यहां 5 5 3 3 कैंसिल आउट तो बचा क्या 2 × 10⁻⁷ ओहम मीटर। क्लियर? तो आंसर आ चुका है हमारा यहाँ पे कौन सा? रेजिस्टिविटी का रो इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। ओके, -7 खास याद रखना है, यहाँ पे एक प्लस वाला भी दिया गया है तो ऑप्शन प्रॉपर तरीके से देखने हैं इसमें। आगे बढ़े। इफ there are 3 parallelly connected cells of EMF E1 1.2 volt, E2 1.4 volt, E3 1.5 volt and क्या दिया गया है? internal resistance of R1.1 ohm, R2.2 ohm, R3 is 0.3 ohm। क्लियर? तो क्या हो सकता है? then find E equivalent divided by R equivalent। तो वही फॉर्मूला है E equivalent divided by R equivalent। तो लगा दो फॉर्मूला E1 डिवाइडेड बाय R1 पैरेलल के लिए, E2 डिवाइडेड बाय R2, E3 डिवाइडेड बाय R4। ओके, नाउ वैल्यू रखो। वैल्यू रखने से पता चलता है 1.2 डिवाइडेड बाय कितने हैं तो 0.1 है, प्लस फिर है 1.4 के डिवाइडेड में कितने आ जाएंगे 0.2 आ जाएंगे, प्लस 1.5 के डिवाइड में कितने आ जाएंगे डिवीजन में तो 0.3 आ जाएंगे। तो 1.2 0.1 डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएंगे, 1.4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7 आ जाएंगे, 1.5 डिवाइडेड 3 करेंगे तो क्या आ जाएंगे तो 5। क्लियर? 7 + 5 + 12 कितने आ जाएंगे यहाँ पे 24 वोल्ट पर ओहम। वोल्ट पर ओहम तो आ जाएगा आंसर। यहाँ आंसर आ चुका है हमारा। कौन सा आंसर है? 24 वोल्ट पर ओहम। आगे बढ़े। द पावर वेस्टेड इन द कनेक्टिंग वायर ऑफ द वोल्टेज V फाइनाइट रेजिस्टेंस RC फ्रॉम द पावर स्टेशन द डिवाइस ऑफ पावर P इज व्हाट? तो डिवाइस ऑफ पावर, हम पावर स्टेशन से जब हमारे घर पे पावर आता है तो पावर लॉस कितना होता है? तो पावर लॉस का फॉर्मूला जो है, पावर लॉस का फॉर्मूला है किस में? तो केबल में।
घर पे कितना यूज होता है तो पी स्क्वायर, कितने केबल में रेजिस्टेंस कितना होता है आरसी। ओके, पावर इज वो क्या होता है कि ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे होता है। क्यों हाई वोल्टेज पे रखते हैं? क्योंकि पावर लॉस इन केबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे आंसर जो हमारा है वो क्या आ जाएगा? बी इज राइट आंसर 41 में। नाउ आगे, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ फैन 200 टन्स। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं 200। नाउ ईच रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी दी गई यहां पे? r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻² मीटर। नाउ carries a current 0.4 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। लास्ट वाला जीरो नहीं लेते हैं, पॉइंट के आफ्टर डिजिट के बाद। देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो हमें यहां एक प्रॉपर वर्ड दिया गया, एक कॉइल है ऐसी, इसकी सेंटर पे जब इसमें करंट पास होता है कितने टर्न है? 200। तो उसका फॉर्मूला इंटेंसिटी फाइंड करनी है क्या? तो कि म्यू नॉट NI अपॉन क्या 2R, किसके लिए? सेंटर के लिए। ओके, नाउ लिखो, पुट द ऑल डेटा फ्रॉम द गिवन डेटा। म्यू नॉट इज व्हाट 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n इज व्हाट 200, I इज व्हाट 0.4 डिवाइडेड बाई 2R, तो 2 इंटू 10⁻⁻ कितने हैं? 2 इंटू 8 इंटू 10⁻² है। क्लियर हो गया? यहां पे किस में आंसर मांगा है? पाई में। तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ऑप्शन भी देखने हैं साथ साथ में, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ओके, नाउ आंसर करें तो 4 पाई। थोड़ा इसको अच्छे से लिखें। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10⁻²। ऐसे कर सकते हैं। 0.4 को क्या कर सकते हैं? 4 डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं। डिवीजन में क्या है? 2 इंटू 8 इंटू 10⁻² है। अब अच्छे से हो जाएगा। ओके, 8 2 जा 16, तो ये 16 ये हो गए, 4 कैंसिल आउट हो गए। क्लियर? बचा क्या ऊपर? 2 पाई बचा। और पावर कितनी बची? 10⁻⁷ प्लस 2, नीचे से आया +2, -2 आ जाएगा, એટલે वो +2 हो जाएगा। एंड ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा। ओके, तो 2 पाई इंटू 10⁻², ये 4, तो -3 -1, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ऐसे इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल स्टेप करने हैं। कभी कभी क्या कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला अगर गाउस में पूछे तो यहाँ 2 पाई गाउस होता है, क्योंकि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गाउस होता है। बट 10⁻⁻4 टेस्ला जो होता है वो 1 गाउस के इज इक्वल टू होता है। आगे, 2 very long straight parallel conductor of negligible cross section carrying equal electric current placed 1 meter apart in vacuum would produce force equal to, कितना फोर्स प्रोड्यूस करेंगे? यहाँ पे न्यूटन पर मीटर लेंथ, कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे? तो वो फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स प्रोड्यूस बाय द पैरेलल वायर, तो म्यू नॉट I1 I2 इंटू L, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई D। ओके, फोर्स न्यूटन पर मीटर, तो ये लेंथ जो है वो F डिवाइड L लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे म्यू नॉट रखो, तो म्यू नॉट कितना 4 पाई, इक्वल करंट है तो 1 एम्पियर ले लो। क्लियर? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 पाई, और D कितना दिया गया है 1। तो ये आंसर आ गया F बाई L इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ हो गया 2 पाई कैंसल इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्लियर? तो डी ऑप्शन इज राइट। 2 इंटू 10⁻⁷ जब फोर्स लगता है तो 1 एम्पियर का करंट बहता है दोनों वायर में से। क्लियर? अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ टर्न्स 1000 टर्न्स, तो n दिया गया है, n इज इक्वल टू 1000 टर्न्स।
and area of cross section is what? Area of cross section is A is equal to 2 into 10 raised to minus 4 and carrying a current 5 एम्पियर, I is equal to 5 एम्पियर। तो बताया गया क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स फॉर्मूला इज व्हाट? NIA। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। तो N इज इक्वल टू 1000, यानी कि 1000 को क्या कर सकते हैं? 3। I इज व्हाट? तो I हियर इज 5 एम्पियर एंड A इज व्हाट? तो 2 into 10 raised to minus 4। क्लियर? 5 to 10, तो 10 raised to 4 आ गया यहाँ, 10 raised to minus 4, ये हो गया 1 क्या? तो इसका जो यूनिट है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो वी गॉट द आंसर ऑफ दिस MCQ, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़े। मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज मेड ऑफ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट किससे मिलते हैं? हमसे लॉर्डस्टोन से। किससे मिलते हैं? लॉर्डस्टोन से। क्लियर? यस और नो? तो मैग्नेटिक नीडल जो है कंपास की, उस जो नीडल किस मैग्नेट से बनती है? लॉर्डस्टोन से बनाई जाती है। आगे, द फिनोमिनन ऑफ द परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन द सुपरकंडक्टर इज कॉल्ड द क्या? फिनोमिनन ऑफ द परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपरकंडक्टर। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म किस में देखने को मिलता है? सुपरकंडक्टर में। ये जो इफेक्ट फाइंड की थी वो कौन से साइंटिस्ट थे? मिजनर। तो उसको बोला जाता है मिजनर इफेक्ट बोला जाता है। आगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज व्हाट? सेल्फ इंडक्टेंस इज व्हाट? L। L का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो L का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है 12, 22। पहले 2 प्लस, दूसरे 2 माइनस। नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो इसका जो फ्लक्स इज इक्वल टू LI, L को सब्जेक्ट बनाओ तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय I आ जाएगा। तो फ्लक्स इज व्हाट? तो फ्लक्स इज EA डिवाइडेड बाय I। E का फॉर्मूला क्या है? E का यूनिट क्या है? न्यूटन कूलम इनवर्स। A का क्या है? तो A ही रहेगा। I का क्या रहेगा? I। तो यहाँ न्यूटन का जो भी आ सकता है क्या हो जाएगा? M1 L1 T-2, कूलम का हो जाएगा A-1 T-1। ओके, एरिया है तो L2 हो जाएगा, यहाँ पे I है तो A1। ओके, तो M1 L कितने हो गए यहाँ पे? ओके, L1 फ्लक्स EA न्यूटन पर कूलम एंड एरिया I1 L2। 3 वाला नहीं है, ये वाला L सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, नाउ तो यहां पे आपको याद रखना है कौन सा? तो कि M1 L न्यूटन पर कूलम। न्यूटन का फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T-2 A-1 T-1। ओके, एंड A1। तो ये आ गया M1 L2। फिर है यहां देखो, यहां पहले ये थोड़ा इसको, जब भी फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, वो हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था। क्लियर? ओके, नाउ तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन रिमूव करने से L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/A। 5/A आ जाएगा। नाउ तो 5 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? तो 5 का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहां ही रख देना है। वो कौन सा आएगा? फ्लक्स का। फ्लक्स का आता था M1 L2 T-2 एंड A-1 डिवाइडेड बाय क्या है? तो कि A1 है। फ्लक्स का याद ही रखना पड़ेगा यहाँ, इससे अच्छा है सेल्फ इंडक्टेंस का याद रख लो। तो यहाँ आ जाएगा M1 L2 T-2 A-2। क्लियर? समझ में आ गया? तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या आ सकता है? राइट आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसी बात होती है तो आपके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो याद रखने हैं। अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ दी गई है L इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अ रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट ये दी गई है हमें क्या? तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी।
कितने 120 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन होता है तो 2 पाई रेडियन होता है, एंड डिवाइडेड बाय पर मिनट है तो 60 सेकेंड होते हैं। क्लियर? तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये कितने आ गए यहाँ 60 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हो गए 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड HE एट अ प्लेस, कितना दिया गया है वो, तो HE क्या दिया गया है पॉइंट, तो वो दिया गया मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है, तो कि HE 0.4 गॉस, तो 0.4 गॉस मीन्स व्हाट, तो 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, यानी कि 4 × 10⁻5 टेस्ला हम कर सकते हैं। तो देन इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमें यहां लगाना है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है 1.2 इंटू क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू क्या आ जाएगा, यहां पे आ सकता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो 1/2 बी कितना है 4 × 10⁻5, ओमेगा इज व्हाट 4 पाई इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई विथ 0.5, 2 बार कर देते हैं यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर हम जब भी लाते हैं तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर जो आएगा वो 6.28 × 10⁻2 मिली वोल्ट आएगा। क्या आएगा, मिली वोल्ट, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ माइक्रो मिली, तो ऑप्शन जो आता है वो क्या आता है, सी ऑप्शन आपको यहां देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, फॉलोइंग फिगर शो द planar loops of the different shape moving out in the region of the magnetic field, which is directed normal to the plane of the loop away from the reader, the direction of the induced current in the anti-clockwise। किस लूप में एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ पे देखें कि ये जो लूप पहली लूप ये यहां आ रही है, तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है ना, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इस दोनों के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों बाहर जा रही है और अंदर आ रही है। आगे बढ़े, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो कि अंदर है, तो यहां पे ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी। बट जब भी इंड्यूस ईएमएफ होता है वो क्या करता है, उसका अपोज लेंज लो करता है, इसका अपोज होता है, तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो करंट किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में इसमें प्रोड्यूस होगा। तो ये डायरेक्शन जो हुई क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो किस लूप में एंटी क्लॉकवाइज हुई, ओनली इन लूप नंबर 1। आगे, द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर इन द सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी हो जाएगी, हाँ, हाफ बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी थी क्या, तो के हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। यहाँ इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट जगह म्यू नॉट आ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, बी स्क्वायर की ई स्क्वायर की जगह क्या बी स्क्वायर, हाफ का हाफ ही रहेगा। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड में क्या, एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो ये हमारा 1 to 50 MCQ का सेशन लिबर्टी पेपर नंबर 2 इन इंग्लिश मीडियम यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो डू मोर प्रैक्टिस फॉर सॉल्विंग मोर MCQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, सायोनारा।